हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीडीपी का 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, आप अगर इस 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन या 30 में से 27-28 क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो समझिए कि आपका सीटेट में 30 में 30 आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी किए हुए, और आप भी देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ है और अंत में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि बच्चों का विकास का क्रम। तो बच्चों का जो विकास होता है वो किस क्रम में होता है? तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका अमूर्त से मूर्त की तरफ, दूसरा सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा है पैर से सिर की ओर, और चौथा है हाथ पैर से केंद्र की ओर। ठीक है, तो देखिए विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये आपका जो पहला ऑप्शन है कि अमूर्त से मूर्त की ओर, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे का विकास होता है तो पहले बच्चे क्या करता है, मूर्त चीज़ों पर चिंतन करता है, उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा होता है उसके बाद वो मूर्त चिंतन करने लगता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए में है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं, ठीक, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। अब तर्क है, तर्क क्या है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है, सही विकल्प चुनें। पहला क्या है कि देखिए कथन क्या कह रहा है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले, मतलब अमीर जो होता है, जो धनी व्यक्ति होता है वो धनी परिवार से आता है, ठीक, तो वह बच्चे जो है वह उसका दिन अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से, मतलब निम्न आय दोनों का जो है दोनों अलग अलग प्रकार से अपना दिनचर्या बिताते हैं। और इसमें क्या है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है, तो सही विकल्प चुने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए नंबर 1 में है कि ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही की व्याख्या करता है ए की। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा में है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। और तीसरा है आपका ए सही लेकिन आर गलत। चौथा है कि दोनों गलत। तो देखिए क्या होता है कि आप जैसे जानते होइएगा, थ्योरी क्लास में देखे होइएगा कि बच्चों के विकास में समाज का बहुत बड़ा ये रोल होता है कि कैसे बच्चे का विकास होता है, कैसे उसके विकास में प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इसीलिए है कि मतलब जैसे समाज का प्रभाव डालता है, इसीलिए आपका जो है कि ये समाज का प्रभाव डालता है, इसीलिए दोनों कारक सही है। ठीक है, तो दोनों कारक सही है और आर जो है आपका आर, तर्क आर जो है ये एक ही सही व्याख्या करता है, इसीलिए इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो शीर्षगामी, समीपास्थ, समदूरस्थमुखी, साम्य धारण, संरक्षण। तो इसका जो है आपका आंसर जो हो जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब कि जो है आपका ये जो होता है आपका समीप दूराभिमुख, इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो विकास होता है तो वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि पहले बड़े अंगों का विकास होता है, ठीक, उसके बाद धीरे धीरे छोटे अंगों का विकास होता है। इसीलिए क्या होता है कि बच्चे पहले क्या होता है, जैसे बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है क्योंकि उसके पहले बड़े अंगों का विकास होता है, इसलिए फिर छोटे छोटे जैसे जैसे बड़े होता है उससे छोटे छोटे अंगों का विकास होता है, उसी प्रकार से वो छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ना सीख लेता है। इसीलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट चौथा नंबर है आपका क्या है कि देखिए चौथा नंबर है कि कथन। ठीक है, कथन ए में क्या कह रहा है कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखता है। तर्क है आपका कि बच्चे का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। सही विकल्प को चुने। तो देखिए ऑप्शन आपका ए में है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर आपका जो है ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब बोलिए कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर है फर्स्ट बात है कि केवल, ठीक क्या है, केवल है, और केवल बोला है कि केवल अभिभावकों से, जबकि जो बच्चे का ये विकास होता है, समाज के बारे में जो जानकारी, कौशल, मूल्य ये करता है, तो ये केवल अभिभावकों से नहीं बल्कि वो समाज से, अपने दोस्त, विद्यालय, मीडिया सभी से वो इनके बारे में कौशल, मूल्य, जानकारी ग्रहण करता है। और ये जो तर्क दिया गया है कि बच्चे का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है, जो कि पूर्णतः गलत है, जबकि समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है, जटिल प्रक्रिया है, ये आसानी से नहीं होता, इसलिए दोनों तर्क आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेता है परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाशील परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि जैसे उसके अंदर चित्र बन जाता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो इसमें अमूर्त मतलब क्या होता है कि उसका इमेज बन जाता है लेकिन उसके बारे में सोच नहीं पाता है। ठीक है, तो ये किस अवस्था में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए संवेदी चालक, ऑप्शन 2 हो गया आपका पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा हो गया आपका मूर्त संक्रियात्मक, और ये आपका ये चौथा ऑप्शन हो गया अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, तो इसका जो देखिए ये वस्तु स्थायित्व का गुण जो है आपका ऑप्शन नंबर ये दूसरा यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ये जो है आपका चारों पॉइंट, ये क्वेश्चन ही है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से है। ठीक है, तो वो जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो 4 अवस्थाएं बताई है, तो ये अवस्था स्थायित्व का गुण आपका ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में के बच्चे के लिए शिक्षक को, देखिए दोनों क्वेश्चन आपका ये जीन पियाजे से है। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जटिल पदानुक्रमिक संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, परिकल्पना सोच वाली समस्याओं को सुलझने का मौका देना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए बच्चे तो अभी छोटे हैं, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ये अभी इसमें इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो जटिल समस्या को हल नहीं कर पाएंगे, चीज़ें सामने नहीं है तो उसके बारे में तर्कीक नहीं कर पाएंगे, परिकल्पना क्या होता है कि उसके बारे में कल्पना नहीं कर पाएंगे, तो चीज़ें इसका मतलब क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि चीज़ें सामने होगी तभी उसके बारे में वो देखेंगे, उसके बारे में तर्क करेंगे। ठीक है, तो आपका ये जो है ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्कैफोल्डिंग का सही उदाहरण है। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि स्कैफोल्डिंग मतलब होता है कि जैसे कोई बच्चा काम करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, उसको थोड़े से हेल्प की ज़रूरत है, तो कोई अगर थोड़ा सा उसको हेल्प कर दे तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पाड़ कहते हैं। तो पाड़ कहते हैं, तो इसका देखिए उदाहरण क्या होगा, सवालों का जवाब बताना गलत, क्योंकि ये सीधा सीधी इसमें पाड़ का एग्जाम्पल नहीं हुआ। संकेत और इशारा देना, थोड़ा सा क्या बोला कि थोड़ा सा उसको पुश करेंगे तो उसका आंसर दे देगा, तो यानी संकेत और इशारा देंगे तो वो हल कर लेगा, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की का क्या मानना है, तो सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है,
तो केवल जहाँ आया वो गलत हो जाएगा। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, ये तो नहीं बताया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब है आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय, जहाँ भी निष्क्रिय आएगा विद्यार्थी को निष्क्रिय कभी रखना ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका बचता है ऑप्शन नंबर 4 कि ज्ञान का सह-निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। अब आते हैं आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करता है कि मानव अधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। ठीक है, तो लिखिए आज्ञा पालन व दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़की अच्छा लड़का, अधिकारिता व सामाजिक क्रम व्यवस्था, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है कि इसमें भले ही वो समाज के लिए जरूरी हो चाहे नहीं हो, वो सार्वभौमिक मतलब बन गया तो बन गया, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? एक सरल प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, तो केवल आया तो गलत, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक, तो ये भी गलत हो जाएगा, परीक्षा से रिलेटेड होना ही नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका एक सरल प्रक्रिया, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए बुद्धिमत्ता को प्रेषित व विकसित नहीं किया जा सकता, गलत। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना, ऑप्शन नंबर 4 है एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये गलत है, क्योंकि उसको जैसा ये परिवेश आसपास मिलेगा, वातावरण मिलेगा, उस हिसाब से उसका बुद्धि का विकास होता है, इसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग से कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये सही हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखिएगा कोई एक व्यक्ति वो गाने सिंगिंग में भी अच्छे करते हैं और भाषा शैली में भी अच्छे कर लेते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि हर व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर के किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो देखिए हिंदी, अंग्रेजी, सांस्कृतिक, मातृभाषा या घर की भाषा। तो देखिए NEP 2020 जो है आपका मातृभाषा मदर टंग को ये फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। ठीक है, पर ऊपर रखता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्या है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं? व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष। देखिए तो पाठ्य पुस्तक में क्या होता है कि कोई इसमें पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष में होता है कि किताब पर संलिप्त हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शिक्षक केंद्रीय, जो शिक्षक को सार्वभौमिक यानी ऊपर सर्वोच्च माना जाता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि बैठने की व्यवस्था लचीलापन, जिसमें कि सब कोई आपस में मिलजुल के कार्य कर सके, तो जैसे ही सब कोई आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? समाज के अंदर आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष। ठीक है, समझ में आ गया। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? मानकीकृत व एक समान, तो एक समान आया तो गलत, क्योंकि हर क्लास में जो है विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, तो एक समान नियम अगर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, सब पे फिट नहीं बैठेगा। पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, तो ये भी गलत, क्योंकि इसमें बच्चे को ध्यान में नहीं रखकर, इसमें खाली परीक्षा को ध्यान में रख करके बस खाली बच्चे को परीक्षा पास कराना है, उसको समझ में आए चाहे नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं। तीसरा आपका पॉइंट है
कि पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक, बस ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तक पर तो ध्यान देना ही नहीं है, सबसे पहले बच्चे पे ध्यान देना है कि बच्चे को कैसे ज़रूरत है, तभी वो अच्छे तरीके से पाठ्य पुस्तक को समझ पाए। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन लास्ट बचता है संलग्न व संदर्भित। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। रटने की क्षमता का परीक्षण, गलत। रटने की बात जहाँ भी आए, गलत। पुनर्उत्पादन व याद रखना, ये भी गलत। बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने में मापदंड बताना, ये एकदम गलत। बोलिए कैसे, क्योंकि कभी भी एक दूसरे बच्चे के साथ तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में परफेक्ट होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर तीसरा बचता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है कि समावेशन का अर्थ क्या होता है। समावेशन का अर्थ क्या होता है। सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। मतलब क्या होता है कि उनकी जो सामाजिक ये पहचान होते हैं उसको दरकिनार करना, उसको ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, गलत। उसके बाद भेदभाव को बढ़ावा देना, गलत। तो गलत हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन में आता है आपका गलत हो जाता है। और लास्ट जो है फोर्थ ऑप्शन क्या होता है कि भागीदारी और जुड़ाव के समान अवसर प्रदान करना। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करके तो आज 16 नंबर क्वेश्चन तक ही हल करते हैं। अब जो है आपका जो बचा हुआ 14 क्वेश्चन उसको हम लोग अगला वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि 16 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।